बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? कैसा मेरा लेक्चर कैसा बन रहा है? कैसे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो? इसको इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको भेजो, है ना? उनसे भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। और आपके कोई रिकमेंडेशन हो, कोई फीडबैक हो, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो भी आप बता सकते हो चैनल पे। हाँ, तो आप उसको जो भी चीजें हैं उसको कमेंट के फॉर्म में भेजो, ठीक है? तो आज मैं केमिकल रूबियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? इसके पहले हमने केपी केसी पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, जिसमें हमने केपी केसी निकालना सीखा है और उसमें अल्फा अल्फा को डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से केपी कैसे निकालेंगे, है ना? ये सब हमने देखा है ऑलरेडी। आज हम इसमें रिवर्सिबल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि, है ना, ये क्या होती है। इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी गई ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है। इसके प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में जाने से इसके चेंज का इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, ठीक है? इसमें आप लिख सकते हो इन रिवर्सिबल इक्वेशन, if we change the concentration, temperature and pressure, reaction will shift in that direction, in which it neutralizes the effect of change, ठीक है? रिवर्सिबल इक्वेशन, if we change the concentration, temperature and pressure, reaction will shift in that direction in which it neutralizes the effect of change। यानी उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में जाने से उस चेंज का इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है बच्चों? तो ये प्रिंसिपल है, आप इसको नोट कर दो, फिर हम एक एक चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ बच्चों। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखें। पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें आप सिंपल तरीके से देख सकते हो। जैसे मान लो कोई इक्वेशन आपको दी गई है ना, N2 गैस पर 3H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया गैस, ऐसी रिएक्शन आपको गिवन है। अगर मान लो इस रिएक्शन में अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है? इसको न्यूट्रलाइज करने की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होती है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इसका केसी अगर निकालते हैं, अगर हम केसी, तो केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसके अंदर हम ऐसा लिखेंगे, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है और उसका रेशियो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होती है, ठीक है? तो आप इसमें लिख सकते हो, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, the concentration of reactants, reaction will shift in forward direction, ठीक है? and if we increase the concentration of product, reaction will shift in backward direction, ठीक है? ये पहला इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसको नोट करना। एंड वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम कर दे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए।
ठीक है, तो पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी गई है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2SO3 गैस। ठीक है, देखो अगर हम किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसमें क्या होनी चाहिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, है ना। तो आप कह सकते हो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर number of moles increases, number of moles increases, so reaction will shift in that direction, reaction will shift in that direction where number of moles are less, number of moles are less। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर हम उसका प्रेशर को कम कर रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, है ना। एंड वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, दिस विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन दिस रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों, रिवर्सिबल इक्वेशन दो तरह की हो सकती है। ठीक है, जैसे A प्लस बी कन्वर्टिंग इंटू C प्लस डी। इसमें कभी कभी प्लस क्यू लिखा रहता है, प्लस क्यू का मतलब हीट रिलीज हो रही है, प्लस क्यू और डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव लिखा रहता है। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है बच्चों, A प्लस बी कन्वर्टिंग इंटू C प्लस डी माइनस क्यू और डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव अगर होता है तो इट रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो एंगेजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हुई है, ये प्रोडक्ट साइड हीट ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसको बैलेंस करने की रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसमें इस केस में रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, if we increase the temperature if we increase the temperature reaction will shift in backward direction, है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट हो रही है आप समझ रहे होगे बच्चों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड हीट ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने की डायरेक्शन पीछे की तरफ जाएगी। ये टेम्परेचर रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन
एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है। इसमें भी वाइस वर्सा आप यूज कर सकते हो। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, if you increase the temperature, reaction will shift in forward direction, reaction will shift in forward direction। ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, है ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों जा रही है आप समझ सकते हो बच्चों, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो थोड़ा सा हीट कम है, तो उसको बैलेंस करने की रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ये वाला। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के अंदर देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जैसा कि आप आगे भी पढ़ोगे बच्चों, जैसे ए प्लस बी कन्वर्टिंग इंटू सी प्लस डी है, इसमें कैटलिस्ट को मिलाया। तो कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज करता है ना। यानी कि इसमें कैटलिस्ट का एडिशन से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे बच्चों कि कैटलिस्ट किसी भी इक्वेशन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो बच्चों, कैटलिस्ट विल, कैटलिस्ट एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट will increase the rate of forward reaction and rate of backward reaction both, backward reaction both। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है, बट इट विल नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इट विल नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट। जैसे किसी भी रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों की केसी अगर देखा जाए तो केसी होता क्या है, के एफ अपॉन के बी होता है। तो के एफ भी बढ़ता है और के बी बढ़ता है, तो इसका रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए आप कह सकते हो सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी होता है। ठीक है। तो के एफ भी इंक्रीज करता है, के बी भी इंक्रीज करता है, तो के सी विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट जो रहता है वो सेम रहेगा, पहले और बाद में सेम रहेगा इसके अंदर। तो इसको आप नोट कर सकते हो बच्चों। अब देखो इसका नेक्स्ट केसेस में होता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। किसी भी इनर्ट गैस को हम जो डालते हैं तो उसको हम लोग कैसे डाल सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर भी डाल सकते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी डाल सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले केस लेते हैं, इसमें पहला केस है ए, ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले देखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो
किसी कंटेनर में कोई गैस हमने लिया, कोई रिएक्शन लिया, 2SO2 ऐसा ले लेते हैं, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू SO3 गैस, 2SO3 गैस, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसमें आपने बाहर से इसमें इनर्ट गैस लाइक हीलियम को ऐड किया। इफ यू ऐड इनर्ट गैस लाइक हीलियम इन इट, ठीक है, हीलियम को ऐड करने से कांस्टेंट प्रेशर पर डाल लो तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा। इनर्ट गैस को हम मिला रहे हो बाहर से तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज, है ना। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन जो होता है, यानी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये डिक्रीज करेगा, है ना। वॉल्यूम इंक्रीजेज, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ यू ऐड इनर्ट गैसेज, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ वी ऐड इनर्ट गैस, है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड concentration decreases, concentration decreases। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, so the reaction will shift in that direction where number of moles are less। ठीक है, नहीं एक्सेस, मोल्स आर एक्सेस, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन से नंबर ऑफ मोल्स आर इन एक्सेस, इन एक्सेस, एक्सेस में होंगे। यानी इस केस में रिएक्शन कहां चली जाएगी, अगर आपको ये वाला जो क्वेश्चन दी गई है, इस केस में रिएक्शन कहां चली जाएगी, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 3 है, 3 मोल्स, और यहाँ 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, इस केस में रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी इनर्ट गैस को ऐड करने पर एट कांस्टेंट प्रेशर पर, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वहां रिएक्शन शिफ्ट होगी। ठीक है बच्चों, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, जैसा अभी आपने लिया, ठीक है, इसमें जैसे कि आपने एक पिस्टन लिया है और इसमें कोई रिएक्शन इधर है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया गैस, ये रिएक्शन हो रही है। और इस रिएक्शन में अगर हमने इसमें बाहर से इनर्ट गैस को ऐड कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट इनर्ट गैस को ऐड किया हमने, इनर्ट गैस लाइक हीलियम को हमने इसमें ऐड किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, टोटल प्रेशर विल इंक्रीज, है ना, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम इसके पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, जैसा कि आपको पता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है x इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जैसे हम कैसे का निकालते हैं, जैसे मान लो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मोल्स फ्रैक्शन एंड मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया। साथ ही साथ हमने इसमें इनर्ट गैस को भी मिलाया लाइक हीलियम, तो इसके भी मोल्स लेंगे इनटू टोटल प्रेशर। तो आप इसमें नोटिस कर सकते हो बच्चों कि
इस केस में हमने मोल्स ऑफ हीलियम भी डाले हैं, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, और टोटल प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, ये ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए पार्शियल प्रेशर जो रहेगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल रिमेन कांस्टेंट। यानी हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर जो रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, है ना। और इसका केसी और केपी की बात करें तो केसी इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है, दिस इज इक्वल टू अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू H2 का क्यूब। तो ये रेशियो क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो केसी भी कांस्टेंट रहेगा। रिएक्शन विल नॉट शिफ्ट इन डायरेक्शन, रिएक्शन आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। यानी आप इसमें ऐसा कर सकते हो बच्चों कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड एक्शन शिफ्ट होती है, ना ही बैकवर्ड एक्शन शिफ्ट होती है ना, किसी डायरेक्शन शिफ्ट नहीं होती है। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लो बच्चों पहले। तो इन रिएक्शन मिक्सचर, आप इसमें लिख सकते हो, इन रिएक्शन मिक्सचर if we add inert gas at constant volume, reaction will not shift in any direction, reaction will not shift in any direction, ठीक है, in any direction। ठीक है बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल कंप्लीट होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। तो अब हम इसके बाद लिखने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो न तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना प्रेशर पर डिपेंड करता है, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। तो अब हम लिखने जा रहे हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हेडिंग नहीं बच्चों इसमें, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, देखो इसको हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको वांट ऑफ इक्वेशन होता है, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया था बच्चों, एक बार फिर से मैं इसको बताना चाहूंगा। हमारा जिस एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेशन हुआ करता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। Q के बारे में बताया था मैंने, Q इज सेड टू बी रिएक्शन कांस्टेंट, Q इज रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट होता है ये। और ये क्या होता है, दिस इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये होता है। और ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कब होता है, बिफोर इक्विलिब्रियम। आप इसमें कह सकते इक्विलिब्रियम के अटेंड होने के पहले होता है, बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। और एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी के बारे में मैंने आपको बताया रखा है, डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होती है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये इसका पूरा ये एक्सप्रेशन कैसे आती है, इसके बारे में मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 5 में, लास्ट लेक्चर में एक तरह से बताया है, उसका वीडियो आप देख सकते हो बच्चों। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। और डेल्टा चेंज जी नॉट जो होता है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम
डेल्टा जी विल बिकम इक्वल टू 0, डेल्टा जी विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, इसको हम लोग यहाँ रख देंगे एन क्यू इक्वल टू के। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। ठीक है, तो लॉग के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एच नॉट अपॉन ये इक्वेशन होगी। तो ये फाइनल इक्वेशन जो आपकी आ रही है लॉग के और टेम्परेचर में रिलेशनशिप इसी इक्वेशन की हेल्प से निकाला करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो देखो इस इक्वेशन को अगर हम इसके अंदर, ये इक्वेशन हमारा, अगर ये इक्वेशन को अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें, लॉग के इक्वल टू माई डेल्टा इज नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा इज नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आ रही है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो ग्राफ इसमें हो सकता है बच्चों, एक लॉग के और 1/t के बीच में दो तरह का ग्राफ हो सकता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो सकता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप बच्चों सोच सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ग्राफ कैसा होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अगर मान लो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें, तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नॉट निगेटिव होगा, तो डेल्टा एच नॉट निगेटिव होगा तो लॉग के इक्वल टू क्या होगा, ये जो निगेटिव साइन है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उस केस में क्या होगा, लॉग के और 1/t के बीच में पॉजिटिव स्लोप होगा इसमें बच्चों। तो वो ग्राफ कैसा होगा, उस केस में ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होगा इस केस में। दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ। और वही तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हो, अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन लॉग के 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों क्या होता है कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इक्वल टू पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लॉग के और इसके बीच में नेगेटिव साइन आएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से ग्राफ आएगा आपका। अब देखो इसमें एक चीज ये भी आ सकती है, लॉग के टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होता है, तो ये ग्राफ हमने देखा इसके अंदर, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। देखो इसमें हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, जब टेम्परेचर T1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें इसको, तो लॉग K1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T1 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ये पहली इक्वेशन हो गई। लॉग K2 इक्वल टू और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें हम, इसमें रिलेशनशिप हमें देखना है, तो है ना, लॉग K2 माइनस लॉग K1 हो जाएगा इस केस में माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T2 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस
माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T1 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, लॉग K2 अपॉन K1। तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो बच्चों। जिससे हम एक्सप्रेशन से ये भी निकाल सकते हैं बच्चों कि इसके अंदर हमारा जो एक्सप्रेशन आया है log K2/K1 दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक्सप्रेशन आया हमारा। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं बच्चों, और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, और एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होता है एंड T2 ग्रेटर देन T1। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये पूरी वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो log K2/K1 इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यानी K2 ग्रेटर देन क्या होगा, K1 होगा। यानी आपको मैंने जैसा कि बताया था, आपको याद होगा कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है। ये एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि हमने आपको डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप लिख सकते हो केस 1, अगर हमने देखा इसके अंदर केस 1 एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन on increasing the temperature reaction will shift in forward direction, reaction will shift in forward direction, ठीक है। और इसमें केस 2 भी डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, इसके अंदर केस 2, ठीक है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन की बात करें, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होता है एंड T2 लेस देन T1, तो T2 ग्रेटर देन T1 ही लेते, टेम्परेचर बढ़ा ही रहा है। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो log K2/K1 डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, तो इस पूरे का मल्टीपल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस केस में आप कह सकते हो K2 लेस देन K1, K2 K1 से कम हो जाएगा। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, पिछली रिएक्शन में जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर reaction will shift in backward direction, backward direction, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें छोटा टॉपिक और बचा हुआ है, उसका नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हेडिंग देते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई सॉलिड दिया हुआ है, एक्स सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू ए गैस प्लस बी गैस, और दूसरा है वाई सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू ए गैस प्लस सी गैस। इसमें क्या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि दो रिवर्सिबल इक्वेशन एक ही वेसल में हो रही है, एक साथ हो रही है ना। तो ये दोनों रिएक्शन जो है आप कह सकते हैं एक ही वेसल में इसके अंदर हो रहा है। जिसको हम कैसे देख सकते हैं बच्चों, देखो ये सॉलिड है और ये डिकम्पोज करके गैस में बदल रहा है, ये सॉलिड है डिकम्पोज करके गैस में बदल रहा है।
अगर इसके एक्स मोल फॉर्म कर रहे हैं तो इसके भी एक्स मोल फॉर्म कर रहे हैं, और ये वाई मोल फॉर्म कर रहे हैं तो ये भी वाई मोल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि ए जो आ रहा है वो एक्स से भी आ रहा है और वाई से भी आ रहा है, यानी कि ए के जो मोल्स होंगे वो एक्स प्लस वाई होंगे और ये उसके जो होंगे वाई प्लस एक्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका केपी1 अगर हम निकालें बच्चों, केपी वन आपको दिया जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केपी1 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। केपी1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, और केपी2 जो लेंगे हम इसका, केपी2 जो लेंगे, केपी2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। तो केपी1 आप समझ गए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन का है, केपी2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड रिएक्शन का है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो केपी1 अपॉन केपी2 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये एक्स अपॉन वाई होगा। इसे हम एक्स अपॉन वाई का रेशियो निकाल लेंगे, एक रेशियो में मिल जाएगा, और फिर हम इसके अंदर हमें केपी1 केपी2 की वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है ना, ये गिवन होगा आपको, ये भी गिवन होगा, और उसके बाद हम एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। किसी एक्स और वाई के टर्म्स में जो वैल्यू आएगी वो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वी विल गेट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। इससे हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा बच्चों, टोटल प्रेशर जो होगा वो ए की वजह से भी होगा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये होगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग, है ना, क्या है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर एक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ तो बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, टू सॉलिड कंपाउंड एक्स एंड वाई डिसोसिएट एट ए सर्टेन टेंपरेचर एज फॉलोज। ये एक पहली क्वेश्चन दी गई है, सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू ए गैस प्लस 2b गैस, केपी1 की वैल्यू दी गई है, वाई सॉलिड इक्वल टू 2b गैस प्लस सी गैस, केपी2 की वैल्यू दी गई है। तो आपको बताना टोटल प्रेशर कितना होगा गैस मिक्सचर होगा एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे एक्स सॉलिड है, ए गैस प्लस 2b गैस, ठीक है, और वाई सॉलिड है कन्वर्टिंग इनटू 2b गैस प्लस सी गैस। तो देखो बच्चों, अगर x के द्वारा प्रेशर x होगा तो इसकी द्वारा प्रेशर 2x होगा, और यहाँ इसका बच्चों इसके अंदर 2y होगा तो इसकी वजह से y होगा। तो टोटल प्रेशर, और ये दोनों रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है। तो टोटल प्रेशर जो इसमें हो जाएगा, इन दोनों में b की वजह से होगा वो 2x प्लस 2y होगा, और इसमें भी 2y प्लस 2x होगा। ठीक है, तो इससे KP1 अगर हम निकालते हैं x इंटू 2x प्लस 2y का स्क्वायर, और KP2 जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 2x का स्क्वायर इंटू वाई, है ना। और इसमें KP1 KP2 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 × 3, और ये इसकी वैल्यू जो दी गई है 4.5 × 3। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इससे क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू x अपॉन वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 2y, और x इक्वल टू 2y को अगर हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसको अगर हम किसी एक इक्वेशन में मान लो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो KP1 की वैल्यू 9 × 3 है, एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 2y हमने पुट कर दिया इंटू 2 इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर, तो 4y प्लस 2y यानी कि 6y का स्क्वायर, ये 2y इंटू 6y का स्क्वायर, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 9 × 3। जिससे हमें y और x की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू 0.05 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर, और x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 2y है, तो 2 इंटू 0.05 यानी कि 0.1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल प्रेशर जो होता है वो किसकी वजह से होगा, इन तीनों की वजह से होगा। टोटल प्रेशर जो आएगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2y, यानी हो जाएगा 3 टाइम x प्लस वाई।
यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो है 0.1 प्लस 0.05 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.15 यानी 0.5 एटमॉस्फेयर। ये इसका आंसर होगा बच्चों, है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। किस तरह से बच्चों आपका एक केमिकल का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये चैनल कैसा लगा, है ना। आप अपने हर जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उसके अंदर आप कोई भी सजेशन हो उसको आप भेज सकते हो, है ना। और इसके अलावा आप आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी सब्सक्राइब करो, लाइक करवाओ, है ना। जितना हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, है ना। और उसको देखो और उससे चीजों को सीखो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।